नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राहुल पालीवाला सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार कंटेंट में। जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था कि आपकी क्लास 16 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी और आज 16 तारीख है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए आप सब कैसे हैं, और अगर आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो मैं इस क्लास को शुरू करता हूं। चलिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, मैं आपके कमेंट्स लगा लिए हैं, अब आपके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मस्त हूं। एक लाइन याद आ रही है मुझे कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई फाइनली। ठीक है बेटा, दूसरी क्लास का मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं हो रही है आपकी। चलिए, और टाइम चेंज कर लीजिए। अभी 8-10 दिन तो आप इस टाइम पर क्लास लीजिए, उसके बाद होगा तो हम समय में परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि 8-10 दिन शेड्यूल नहीं है दूसरा कोई, है ना, मेरे पास में सिवाय इस टाइम के। तो इसलिए शुरुआत तो अभी इसी टाइम से करते हैं। प्यारे साथी, हम यहां से आज केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। तो रसायन विज्ञान को हम यहां पर शुरू करने वाले हैं। और आज जो हम यहां पर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय, मतलब आज इंट्रो करेंगे बस। जनरल इंट्रोडक्शन कि किस तरह से हम केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज सिर्फ उसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे जो आने वाले लगभग 2 महीने तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का कितना वेटेज होता है? देखो दोस्त, अगर हम बात करें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के अंदर आपके साइंस का वेटेज इतना होता है कि आपका सिलेक्शन करवा देता है। ठीक है, क्या होता है दोस्त, याद रखना, आपके ग्रुप डी का वेटेज इतना होता है कि आपका सिलेक्शन करवा देता है। बस इतना याद रखना कि आपके सिलेक्शन का वेटेज रखता है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर आज आपने ये डिसाइड कर लिया है कि सर मेरा बैकग्राउंड आर्ट है, कॉमर्स है, मैंने आज से पहले कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, तो अगर आप वास्तविकता में ग्रुप डी के अंदर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सुनना मेरी इस बात को। ठीक है, आप वास्तविकता में ग्रुप डी के अंदर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं सब्जेक्ट के ऊपर अपनी कमांड को स्थापित करूं, मैं सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर स्कोर करूं, तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने डर को आपको मारना होगा कि मैंने ये पढ़ा नहीं है, मुझे आता नहीं है। जीवन में बहुत सारे काम हम पहली बार करते हैं, उनमें से ये काम भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे आज केमिस्ट्री, आप तो ये मान लीजिए ना हमें कुछ आता ही नहीं है, हमने इससे पहले कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो भाई सीधी सी बात है, आप तो बस इतना याद रखो यार। चलिए, तो हम क्या पढ़ेंगे, एक बार हम सिलेबस को डिस्कस कर ले। आइए, एक बार हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। कि हम क्या क्या पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के अनुरूप। नंबर 1 पर पढ़ेंगे आप पदार्थ। ठीक है, पदार्थ में आप पदार्थ के बारे में, और पदार्थ की अवस्था के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना हुआ है उनके बारे में। ठीक है, दूसरी याद रखना, पदार्थों का पृथक्करण कैसे हुआ है, और कुछ नियम जो होंगे आप उनके बारे में यहां पढ़ेंगे। चलिए, नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो आप पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन।
फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये आपका दूसरा टॉपिक रहने वाला है। तो दूसरे नंबर पर आप क्या पढ़ेंगे? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के बाद में नंबर थर्ड पर आप क्या पढ़ेंगे? एटम एंड मॉलिक्यूल। परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु और अणु में क्या पढ़ेंगे? भाई परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर डीप जाएंगे तो भैया आप समस्थानिक के बारे में, आइसोटॉप्स के बारे में। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि और यहां पर आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो भैया एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। किसने कौन कौन से परमाणु सिद्धांत दिए वो आप यहां पर देखेंगे। ठीक है बेटा, मैं एक बार सिलेबस डिस्कस कर लूं तो उसके बाद मैं आपसे बात ही करूंगा। सर एक अनुमान बता दीजिए। मैंने बेटा क्लास शुरू होते हुए अनुमान बता दिया था कि कितने समय में क्लास पूरी हो जाएगी। ठीक है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना हो पहले करा दो। बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि जिन रिश्तेदार के आने की संभावना ज्यादा होती है उनको है ना, उनका भोजन पहले बना दो। ऐसा थोड़ी होता है। तो केमिस्ट्री को पढ़ने का एक नियम है, एक रूल है कि आप इनको कैसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो उनको वैसे ही पढ़ा जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता बीच में से कुछ भी उठा के पढ़ लिया जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नंबर 4 है ना। नंबर 4 पर दोस्त याद रखिएगा, ये परमाणु एटम मॉलिक्यूल वगैरह पढ़ लेंगे। फिर यहां पर आएगा मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिश्रण एवं यौगिक। और इसमें एक एडिशनल पार्ट आप क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें एक एडिशनल पार्ट आप क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन पढ़ेंगे, विलियन पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बेटा जो बच्चे कह रहे हैं सर पेपर कैसा आता है, कैसे प्रश्न आते हैं, क्या आपको आरडब्ल्यू एप्लीकेशन के ऊपर एक प्रीवियस ईयर प्रश्न पड़ा हुआ है, पेपर ग्रुप डी का पुराना एक पेपर पड़ा हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या चीज होती है। तो एक पुराना पेपर एक बार अच्छे से देख लो आप। ठीक है, तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। नंबर 5वें टॉपिक पर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं? तो केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत दोस्त याद रखिएगा, आप संयोजकता मतलब वैलेंसी पढ़ते हैं, आप उनके बंध के प्रकार पढ़ते हैं। अभिक्रिया के प्रकार पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। बंध अर्थात बॉन्ड पढ़ते हैं। और बंध के प्रकार। टाइप ऑफ क्या पढ़ते हैं? बॉन्ड पढ़ते हैं। ये चीज आप यहां पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में 5 हो गया। नंबर 6 पर आप क्या पढ़ सकते हैं? 6 पर कोई ऐसा टॉपिक लिख देते हैं क्योंकि जगह यहां पर थोड़ी सी कम है। हाँ, नाभिकीय भौतिक हम ले लेते हैं, जिसमें हम एटॉमिक रिएक्टर की बात करते हैं, परमाणु संयंत्र की बात करते हैं। वो अभी से सिलेबस ही डिस्कस कर रहा हूं, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है। ठीक है, बोर्ड का बैकग्राउंड शुरू से एंड तक वाइट ही चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अभी ये न्यूक्लियर या नाभिकीय, याद रखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी लिख लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा।
नाभिकीय ऊर्जा में आप क्या पढ़ेंगे? आप एटॉमिक रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी में परमाणु संयंत्र कहता है, ठीक है। आप हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में पढ़ेंगे, आप एटम बॉम्ब के बारे में पढ़ेंगे, और आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी चीजें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं ये मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। एनटीपीसी का एग्जाम 2 तारीख को है। अब बेटा देख, आप है ना, आपकी मुझे बताओ, एनटीपीसी का पेपर एक ही दिन हो रहा है क्या कि सर नहीं? तो किसी भी दिन किसी भी चैप्टर के प्रश्न आ सकते हैं जब आपकी एग्जाम मंडे होती है, ऐसा नहीं डिसाइड हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कहना चाहते हो नहीं सर मैं 2-3 चैप्टर बता दो, ह्यूमन इन केमिकल लाइफ, एसिड बेस सॉल्ट और फॉर्मूले, ये 3 चैप्टर तो कम से कम कर लो आप। आज केमिस्ट्री की पहली क्लास है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी नंबर 6 पर पढ़ेंगे। चलिए भाई, इसके बाद में फिर क्या पढ़ेंगे? नंबर 7, केमिकल इन डेली लाइफ। मानव जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं वो सारी चीजें आप यहां पर पढ़ेंगे। जैसे कि आप साबुन पढ़ेंगे, सोप के बारे में, आप अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्जेंट के बारे में, आप यहां पर पढ़ेंगे वैक्स के बारे में, फोम के बारे में, आप पढ़ेंगे यहां पर पॉलीमर के बारे में, बहुलक, और बहुलक में आप क्या क्या पढ़ेंगे? तो दोस्त याद रखिएगा, बहुलक के अंदर आप पढ़ेंगे रेशे, फाइबर पढ़ेंगे, बहुलक के अंदर आप प्लास्टिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिक पढ़ेंगे, बहुलक के अंदर आप रबर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ आप क्या पढ़ेंगे? उर्वरक पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर। ये टॉपिक आजकल सबसे ज्यादा एग्जाम्स में नंबर को कवर करवाता है। चलिए, मानव जीवन रसायन में उर्वरक के बाद क्या पढ़ेंगे? सीमेंट पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? ग्लास पढ़ेंगे, कांच पढ़ेंगे। हम किसी न किसी मेडिसिन का उपयोग डेली करते ही हैं, तो कुछ औषधि के बारे में, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। जब इतनी चीजें पढ़ लेते हैं तो फिर विस्फोटक होते हैं कुछ, एक्सप्लोजिव के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूल मतलब ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, और ईंधन ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार का पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों प्रकार का ईंधन पढ़ेंगे, ठीक है। एलपी और ग्रुप डी में साइंस का अंतर है। एलपी में साइंस इतना लेवल का नहीं आता, लेकिन एलपी इतना साइंस तो आपको यहां भी पढ़ना है, यहां थोड़ा सा ज्यादा डीप चलेंगे हम, ठीक है। तो दोस्त याद रखिएगा, ईंधन पढ़ना पड़ेगा आपको यहां पर। 7 टॉपिक हुए थे, एक 8वां टॉपिक में यहां पर इसी के साथ गैस पढ़ रहे हैं, इसलिए लिख देता हूं नंबर 8 पर गैसेस लॉ, गैसीय नियम, है ना। तो ईंधन के बाद आप पढ़ लेंगे गैसीय नियम, ठीक है। तो ये इतनी चीजें, और आप यहां पर क्या याद रख सकते हैं? अन्य प्रकार के भी केमिकल, जैसे फूड प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, इनका उपयोग फूड को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप चिप्स खाते हैं, वो पैकिंग आता है, तो उस चिप्स के अंदर भैया कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। उस चिप्स के अंदर क्या प्रिजर्वेटिव मिलाया गया कि वो खराब नहीं हो? सोडियम बेंजोएट मिलाया गया। इस तरह की चीजें आप वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन मैंने बता दी थी, ये चीजें हो गई मानव जीवन में रसायन। आजकल केमिस्ट्री से ये टॉपिक बहुत आता है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड बेस और सॉल्ट।
क्या पढ़ेंगे? एसिड, बेस और सोल्ट, नंबर 7, 8, 9। अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें आप क्या पढ़ेंगे भाई? देखो जो लिखा है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो उसके अलावा पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, संकेतक, और अम्ल वर्षा के बारे में आप यही पढ़ेंगे, एसिड रेन। ठीक है, ये 9 हो गया आपका। नंबर 10, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। आप धातु के बारे में पढ़ेंगे, आप अधातु एवं उपधातु के बारे में पढ़ें। कितने टॉपिक हो जाएंगे? 10। ये बड़े टॉपिक बता रहा हूं, इन टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे इसमें आप इसमें ट्रायड पढ़ेंगे, त्रिक नियम। आप इसमें अष्टक नियम पढ़ेंगे, ऑक्टेव लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसमें पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आवर्त सारणी। आप इसमें आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सब चैप्टर बुक में, बुक का मुझे नहीं पता बेटा कि बुक में ये है कि नहीं है सारे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। अब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप फिर बुक में ढूंढ कर क्या करेंगे इसे? इसमें आप आवर्त क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, पीरियड। आप इसमें समूह क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप के बारे में। और यहां पर एस, पी, डी, एफ, ब्लॉक के बारे में पढ़ें। टॉपिक हो चुके हैं आपके 11। कितने हो चुके हैं? 11। ठीक है, कितने टॉपिक हो गए? 11 टॉपिक। चलिए, बहुत बढ़िया। 11 के बाद 12। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये 12 नंबर पर आता है। इसमें आप कार्बन के अप्रूव वगैरह सारी चीजें आप यही देखते हैं। 13 नंबर, 13। फॉर्मूला,
ओर एंड अलॉय, जितने भी केमिकल फॉर्मूले हो सकते हैं, अयस्क और मिश्र धातु है, वो सब आप यहां पर देखेंगे। ठीक है। और नंबर 14, अगर कुछ बच जाता है बाय चांस, इतना पढ़ाते हुए भी अगर कुछ बच जाता है तो हम उसको लास्ट में कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो भैया मैंने सिलेबस में आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ बताए हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने कहा आज हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इस जनरल इंट्रोडक्शन में मैंने कहा सबसे पहले टॉपिक जो आपका होगा वो पदार्थ होगा। क्या होगा? पदार्थ। पदार्थ में आप पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे, फिर भौतिक रासायनिक परिवर्तन, फिर परमाणु अणु पढ़ेंगे, फिर मिश्रण पढ़ेंगे और उसके साथ यौगिक और उसी में हम विलयन को भी पढ़ेंगे। फिर केमिकल रासायनिक रिएक्शन को बारे में हम पढ़ने जाएंगे अच्छे से डिटेल से। अब प्यारे साथी उसमें भी हम संयोजकता, वैलेंसी के प्रकार, बॉन्ड, फिर न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे, एटॉमिक रिएक्टर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, मानव जीवन में रसायन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन सब चीजों को समझेंगे। उसके बाद में भाई जितने भी थे गैसीय नियम पढ़ेंगे, गैसीय लॉ पढ़ेंगे, अम्ल क्षार लवण पढ़ेंगे, धातु अधातु धातु पढ़ेंगे, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सूत्र, अयस्क और मिश्र धातु पढ़ेंगे। चलिए आज पहली क्लास है और एक दो बच्चे बोल रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट करा दो। तो भैया देखो एक सीधी सी बात है कि आपकी एग्जाम में फॉर्म आते हैं लाखों की संख्या में और आपका पेपर कोई एक या दो दिन नहीं होता। आपका पेपर चलता है 20-20, 25-25, 30-30 दिन तक। और आज आपकी मान लीजिए पहली शिफ्ट है और पता नहीं अगली शिफ्ट किसकी आ रही है। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहां से प्रश्न नहीं आता हो। है ना? आपके इसमें हो सकता है एसिड बेस से आ गया, आपके दोस्त के इसमें मैटर से आ गया, आपकी किसी और दोस्त के अंदर पीरियोडिक टेबल से आ गया। तो बेटा जहां शिफ्ट में नंबर ऑफ शिफ्टें बढ़ जाती है वहां पर फिर ये नहीं होता कि किस एक टॉपिक से ही प्रश्न आ रहा है। और अगर आप पहले ही दिन क्लास के अंदर ये कह रहे हैं कि नहीं सर इंपॉर्टेंट ही करवा दो, तो भैया जब एग्जाम के पते नहीं है और ये हाल है तो सोचिए कि आप क्या होंगे। हाँ, एक कह रहे कि सर आईयूपीएससी नाम, बिल्कुल यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, या यही लिख देते हैं इसके अंदर आईयूपीएससी नाम। मैंने कहा कुछ छूट जाएगा तो अपना ये जो टॉपिक है ये इसी के लिए है। विविध के अगर कुछ ऐसा लगेगा आपको कि नहीं सर ये भी करा दीजिए। ठीक है। तो अब एक चीज ये ध्यान रख लेना कि अब ये मत बोलना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, समय है अभी, पढ़िए अच्छे से। क्या सर इन नोट्स से हमारा काम हो जाएगा? इस नोट्स के अलावा अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से बनाया, लिखा और रिवीजन किया तो आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दोस्त याद रखिएगा, है ना? याद रखना 2 महीने का समय लगेगा ही लगेगा अगर पढ़ना है तो। चलिए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की, रसायन की, है ना? 2 महीने ज्यादा है सर, तो बेटा फिर आपकी 10 मिनट में केमिस्ट्री खत्म हो सकती है। आप ऐसे केमिस्ट्री लिखो और इसको ऐसा काट दो, खत्म, 2 सेकंड में हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी 5 दिन सप्ताह में क्लास होती है, मतलब महीने में मुश्किल से 20 क्लास होगी, तो 40 क्लास तो मैं एटलीस्ट आपकी लूंगा ना दोस्त। ठीक है। अगर हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में एक शब्द होता है कि भैया ये जो केमिस्ट्री है ये शब्द कहां से आया? तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ केमिकल। स्टडी ऑफ केमिकल मतलब कुल मिलाकर के रसायन का, है ना, रसायन का अध्ययन, केमिकल का अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा केमिकल का अध्ययन ही क्या कहलाता है। प्यारे साथी यहां पर याद रखिएगा, तो केमिकल का अध्ययन ही केमिस्ट्री है। लेकिन ये जो केमिस्ट्री वर्ड है जिसे आज हम रसायन कहते हैं, ये तो हमने मान लिया कि एक ग्रीक वर्ड है, लेकिन ये आया कहां से? तो ये माना जाता है, यहां पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसा, कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर एक वर्ड दिख रहा होगा कीमिया। ये देखो CHEMIA, देखा कीमिया? कि हाँ सर कीमिया वर्ड हमें दिख गया। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कीमिया है इसी शब्द से क्या हुई होगी? केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई होगी। तो ये जो कीमिया वर्ड है ये जिस देश का है उस देश का नाम क्या है? इजिप्ट है। तो याद रखना कि अगर ये प्रश्न पूछ ले कि किस देश से रसायन विज्ञान का जन्म हुआ, तो रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मिस्र को। भैया आप ये कह सकते हैं बर्थ प्लेस ऑफ केमिस्ट्री, जिस जगह से केमिस्ट्री का जन्म हुआ उस जगह का नाम क्या है ना? मिस्र है। रसायन विज्ञान का जन्मदाता कौन है? मिस्र है ना? किस पर्टिकुलर देश से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई? तो भी मिस्र है।
अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया। अभी सिर्फ मैंने ये कहा कि केमिस्ट्री में क्या होता है, तो केमिकल का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ केमिकल करना, ठीक है। ये पीडीएफ से, तो बेटा क्या लिखा है पीडीएफ में, मुझे एक बात बताओ। तुम्हारी मेंटेलिटी में ये घुसा हुआ है कि अगर कोई टीचर आपको अच्छा इमेजिनरी पढ़ाना चाहे, आपको वो पढ़ना नहीं है। अब अगर किसी पीडीएफ के अंदर हम डायग्राम लगा करके आपको समझा करके बता रहे हैं, पीडीएफ ले आए, मैंने यहाँ आधी से ज्यादा चीजें हैंड रिटन लिखी है और आपको हमारे अनुरूप पढ़ना होगा, ठीक है। पीडीएफ लगा ली सर, पीडीएफ कहाँ, इसको पीडीएफ बोलते हैं क्या? अरे यार दोस्त है ना, पहली क्लास में ही आप ऐसी हरकत करने लग जाते हैं ना, फिर आपको क्या, आपको वो क्लास चाहिए नीरस क्लास, मतलब जिसमें ना तो कोई इमेज लगी हो, कुछ भी नहीं हो, बस आओ बोर्ड पर लिखते जाओ और चलते जाओ। फिर आप कहते हो समझ में नहीं आता, समझाने के लिए हम इमेज डाल करके लाते हैं, फोटोज लगा करके लाते हैं, कुछ वर्ड से आपको अच्छा बड़ा उस वर्ड को इतना हाईलाइट करते हैं ताकि वो वर्ड आपको 3-4 बार दिखे तो आपको क्लास में याद हो जाए। लेकिन नहीं, पता नहीं आपकी मेंटेलिटी क्या बनी हुई है, बोर्ड पर 2 वर्ड लिखे हुए मिल गए, अरे सर ये तो पीपीटी है। अरे भैया, डिजिटल बोर्ड ही पीपीटी के लिए बना है। आप इस बात को समझते काहे नहीं है यार। डिजिटल बोर्ड बना ही पीपीटी के लिए और आपको मेरे अनुरूप पढ़ना पड़ेगा, सीधी बात है। आपके अनुरूप मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप कोई चाहते हैं कि सर हमें चीजें याद हो जाएं, तो आपको मेरे अनुरूप चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं हजारों बच्चों के अनुरूप अलग अलग नहीं चल सकता, लेकिन 1000 बच्चे मेरे अनुरूप चल सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आपको हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चीजें समझानी है, एक्सप्लेन करना है। आइए, तो ये काई से बना कीमिया, कीमिया कहाँ का वर्ड है, मिस्र का शब्द है। तो ये जो शब्द है ये किस देश का ओरिजिन है, ये है भैया दोस्त याद रखना, मिस्र का। तो इस कीमिया का अर्थ क्या होता है, इस कीमिया का अर्थ या मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त याद रखना, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। क्या होता है, काली मिट्टी होता है, ठीक है। क्या होता है, काली मिट्टी होता है। तो ब्लैक सोइल या काली मिट्टी किसका अर्थ है, कीमिया का। इस कीमिया से ही क्या शब्द बना, तो दोस्त याद रखिए केमिस्ट्री का ओरिजिन कहां से हुआ, कीमिया। अब कीमिया वर्ड किस देश का है, इजिप्ट का। बाद में इसे ग्रीक वर्ड के तौर पर भी हम जाने गए कि केमिटेचिंग वर्ड आया। फिर बाद में एक वर्ड चला जिसे हम केमिटेचिंग कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, केमिटेचिंग लेटिन वर्ड है, ठीक है, केमिटेचिंग। तो स्टडी ऑफ केमिकल, जैसे आज आप रसायनों के अध्ययन को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। पुराने समय में केमिकल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ केमिकल। तो स्टडी ऑफ केमिकल, रसायन के अध्ययन को, रसायन के अध्ययन को याद रखना, पहले क्या कहा जाता था, पहले के समय में केमिटेचिंग कहते थे। क्या कहते थे, केमिटेचिंग। इस केमिटेचिंग से आगे चल करके एक नया शब्द बना जिसे आप केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। तो वर्तमान में आप स्टडी ऑफ केमिकल, रसायन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, दोस्त याद रखिएगा, रसायन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री कहा जाता है। प्यारे दोस्त यहां देखिएगा, ठीक है। मैंने आपको अभी पढ़ाया कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल। रसायन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ केमिकल। रसायन का अध्ययन ही क्या कहलाता है दोस्त याद रखिएगा, केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, कीमिया से मानी जाती है। और जो कीमिया होता है प्यारे दोस्त, इसका मीनिंग क्या होता है, ब्लैक सॉइल। देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो मिस्र है, जो इजिप्ट देश है, इसका आप नाम सुना होगा, नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मिस्र वाले लोगों को है ना बहुत अच्छा केमिकल का नॉलेज था। आपने अभी कई बार है ना जब वीडियोस देखे होंगे कि मिस्र के अंदर से मम्मी डेड बॉडी मिल रही है, तो अच्छी कंडीशन में मिल रही है, तो इन्होंने कुछ केमिकल को उनके अंदर रखा था। हालांकि मिस्र के लोगों का मानना था कि ये वापस से जिंदा हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो जमीन के अंदर दफना करके जो पिरामिड्स वगैरह बनाए थे, उनके अंदर भी डेड बॉडीज रखी गई। तो वो अच्छी क्वालिटी के अंदर मिली, तो उनके अंदर किसी केमिकल का उपयोग किया गया होगा, नहीं तो डेड बॉडी तो भैया 4 दिन में बासने लग जाती है। इन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ तो केमिकल लगाया था, तो ऐसा मानते हैं। दूसरा ये भी माना जाता है कि जो मिस्र था, इसी ने शायद कांच पहली बार बनाया था, ग्लास, शीशा, जिसमें चेहरा देखते हैं। तो ऐसे कई चीजें थी जो किसके द्वारा पहली बार की गई, है ना, मिस्र के द्वारा की गई। इसीलिए इसे रसायन विज्ञान की भूमि कहा जाता है। रसायन विज्ञान का ओरिजिन जिस देश से हुआ, तो उस देश के रूप में से जाना जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इसे। प्यारे साथी, अगर हम कीमिया के अर्थ की बात करते हैं कि कीमिया का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो ब्लैक सॉइल होता है। और पुराने समय में केमिस्ट्री के अध्ययन को केमिटेचिंग कहते थे, और केमिटेचिंग से वर्तमान में क्या बन गया, केमिस्ट्री बन गया। ये एक बेसिक जानकारी हमने इसके नाम को लेकर के ली, इसको लेकर के, इसके नाम को लेकर के। अब बढ़ते हैं आगे, तो माइंड में ये आता है कि ये व्यक्ति आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, नाम क्या है इन भाई साहब का, तो इनका नाम है दोस्त याद रखिएगा, एंटोनी लेवाइसियर। एंटोनी लेवाइसियर है, और क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं रसायन विज्ञान के जनक।
क्या कहलाते हैं? रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं। फोटो दिख रही है आपको? ठीक है, एंटोनी, इंग्लिश में लिखा हुआ है लेवाइसियर, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, है ना। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एंटनी लेवाइसियर को कहा जाता है। देखो हुआ क्या, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक बड़ी फेमस है, और बुक का नाम अगर किसी लैंग्वेज में हो तो वहां हिंदी और इंग्लिश नहीं होती। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनकी बुक का नाम वही रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये रसायन विज्ञान पर लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले किसी ने रसायन विज्ञान के लिए स्पेशल किसी बुक का अनाउंसमेंट नहीं किया था। तो रसायन विज्ञान के जनक के रूप में हमने किसको देखा? एंटोनी लेवाइसियर, है ना, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्त याद रखिएगा, आप चाहे हिंदी में कहें, इंग्लिश में कहें, जैसे आपका नाम हिंदी और इंग्लिश में सेम होता है, उसी तरह से किताबों के नाम हिंदी इंग्लिश में नहीं बदलते हैं। अगर किसी, जैसे कि आप कहते हो ना, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है फायर ऑफ विंग्स, तो उसका हिंदी का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि भाई साहब फायर का मतलब आग, विंग्स का मतलब पंख, है ना, जलते हुए पंख, ऐसा कोई नाम नहीं हो जाएगा। तो उसका हिंदी नाम भी वही होता है, इंग्लिश नाम भी वही होता है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, दोस्त याद रखिएगा, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री के तौर पर आप किसे जानते हैं? इनकी बुक है एंटनी लेवाइसियर की, इसमें ही इन्होंने पहली बार, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये जिस आदमी का है, ये एंटोनी लेवाइसियर है, घुंघराले बालों वाला। ठीक है, तो दोस्त याद रखना। अब एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है हेनरी केवेंडिस। ठीक है, एक आते हैं जोसेफ, है ना, याद रखना, प्रिस्टले और विल्हेम, याद रखिएगा, विल्हेम शीले, या हिंदी लिख देता हूं। जोसेफ प्रिस्टले एवं विल्हेम शीले। अब देखो हुआ क्या, ये जो हेनरी केवेंडिस हैं और ये जोसेफ प्रिस्टले, ये इनसे, इनके आसपास रहने वाले साइंटिस्ट में से एक रहे। ठीक है, किनके आसपास? एंटोनी लेवाइसियर। तो एंटोनी लेवाइसियर के आसपास ये साइंटिस्ट पाए जाते थे। तो एंटोनी लेवाइसियर के आसपास के समय पर ये साइंटिस्ट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि इन्होंने भी रसायन विज्ञान में योगदान दिया। अब लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, तो जोसेफ प्रिस्टले की। तो भाई साहब, जोसेफ प्रिस्टले और विल्हम शीले, ये क्या करते हैं, ये 1778 के अंदर, ये 1778 के अंदर ये डिस्कवर्ड करते हैं, खोज करते हैं 1778 के अंदर। किसकी खोज करते हैं? ऑक्सीजन को खोजते हैं। किसको खोजते हैं? ऑक्सीजन को। और भैया, ये जो हेनरी केवेंडिस है, ये हाइड्रोजन की खोज करता है, कब करता है? 1783 में। तो ये जो है दोस्त याद रखना, ये किसको डिस्कवर्ड करते हैं? ये किसकी खोज करते हैं? 1783 में कौन? हेनरी केवेंडिस। हाइड्रोजन की। देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने अभी ये कहा कि, है ना, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटनी लेवाइसियर। इनकी एक पुस्तक थी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसका हिंदी और इंग्लिश नाम यही होगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अब भैया, हेनरी केवेंडिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1783 में हाइड्रोजन को खोजा, और जोसेफ प्रिस्टले और विलियम शिले ने ऑक्सीजन के बारे में बताया। लेकिन मैं इस व्यक्ति को पढ़ाते हुए इन दो व्यक्तियों की बात क्यों कर रहा हूं? तो कुछ कारण रहा होगा, ऐसे ही तो बीच में नहीं इनको ले आया मैं। तो इन दोनों की बात क्यों मैंने बीच में की? इन दोनों की बात इसलिए की कि भाई, हेनरी केवेंडिस ने जिस हाइड्रोजन को खोजा, जोसेफ प्रिस्टले ने जिस ऑक्सीजन को खोजा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, कौन था? एंटनी लेवाइसियर था। मतलब इन्होंने ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम दिया। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम किसके द्वारा दिया गया? इन्हीं के द्वारा दिया गया। तो प्यारे दोस्त, अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो आप एक चीज देखते हैं, एंटनी लेवाइसियर, इन्हीं के बारे में, एंटोनी लेवाइसियर। क्या करते हैं?
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, चलो इसको इस पॉइंट के बाद लिखेंगे क्योंकि इस पॉइंट से ही उसका मीनिंग होगा। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन कंबंशन एंड, याद रखना, रेस्पिरेशन। इन्होंने श्वसन एवं दहन में ऑक्सीजन की भूमिका बताई। देखो, दहन का मतलब होता है कोई चीज जब जलती है तो किसी चीज को जलाने के लिए क्या आवश्यक है, आप कई बार 9, 10, 6 में पढ़ के आते हैं। कोई चीज जलती है, ठीक है, तो दोस्त याद रखिएगा, एंटनी लेवाइसियर जो थे, इन्होंने एक नियम दिया था। क्या कहा इन्होंने? श्वसन एवं दहन में ऑक्सीजन की भूमिका बताई कि कोई भी चीज जलती है तो जलाने के लिए क्या आवश्यक होता है, दोस्त याद रखिएगा, क्या आवश्यक होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम सांस लेते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो लेवोइसियर थे, इन लेवोइसियर के कारण ही दो तत्वों के नाम सामने आते हैं। किस किस के नाम सामने आते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नेम गिवन। इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम दिया था। खोज भले हाइड्रोजन की किसने की हो? हेनरी केवेंडिश ने, ठीक है। और जोसेफ प्रिस्टले और दोस्त याद रखिएगा आपका विलियम सिले, इन्होंने भले ऑक्सीजन को खोजा हो। हेनरी केवेंडिश ने भले हाइड्रोजन की खोज की हो, जोसेफ प्रिस्टले और विलियम सिले ने भले ऑक्सीजन को खोजा हो, दोस्त याद रखना। लेकिन इनके नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? इनका नामकरण किसने किया? तो नामकरण में दोस्त याद रखिएगा, वो नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? लेवाइसियर, ठीक है। तो लेवाइसियर के द्वारा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया गया, ठीक है। एक बच्चे कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, तो ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैंने तो आज पढ़ाना ही शुरू नहीं करा, मैं तो इंट्रोडक्शन कह रहा हूँ कि एक के पिताजी थे, देखो है ना, जैसे कि राम जी के पिताजी का नाम क्या है? दशरथ जी है। सर ये बात समझ में नहीं आई कि राम जी के पिताजी दशरथ जी क्यों है? हमको समझ नहीं आ रहा राम जी के पिताजी दशरथ जी, एक लाइन में मैंने लिखा कि भैया राम जी के पिताजी दशरथ जी हैं, तो ये समझना थोड़ी था। अब इसमें समझने लायक क्या है? मुझे एक बात बताओ, अरे मुझे एक बात बताओ, आप कभी कहते होंगे ना, कोई आपसे पूछता है आपके पिताजी ये हैं, नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया मेरे पिताजी क्यों है। अरे भाई साहब, तो पढ़ाया ही नहीं है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है आपकी, कि आपने जो नाम आपसे पहले नहीं सुना, वो आपको अगर पहली बार पढ़ाया जाए तो वो आपको ऐसा लगता है ये तो समझ में नहीं आया, एंटनी लेवाइसियर कौन है। अब भाई साहब मैं अगर ये बता देता मांगीलाल ने ऑक्सीजन नाम दिया, तुरंत समझ में आ जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि मांगीलाल पेपर में नहीं आता, आपने मांगीलाल पेपर में नहीं आता। इस जोसेफ ये हेनरी केवेंडिश की जगह बोल देता कि भाई साहब तुम्हारे गांव के कालू राम ने हाइड्रोजन की खोज की। अच्छा सर, तुरंत समझ में आ गया तो हमको, क्योंकि कालू राम ने हाइड्रोजन को खोजा है। अब कालू राम ने नहीं खोजा तो मेरी दिक्कत थोड़ी है बेटा इसमें। अगर किसी का नाम हेनरी केवेंडिश साइंटिस्ट का नाम है तो मैं उस वैज्ञानिक का नाम थोड़ी बदल सकता हूं कि चलो आज से हेनरी केवेंडिश हीरालाल, मैं योगी जी थोड़ी हूं बेटा, ठीक है। समझना इस बात को। जोसेफ प्रिस्टले नाम है तो जगदीश नाम थोड़ी रख दूंगा मैं इसका, या विल्हेम सीले नाम है तो शीला देवी नाम थोड़ी रख दूंगा। तो भैया इनके जो नाम है उनमें परिवर्तन मैं नहीं कर सकता हूं, आपको ये यही नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनके नाम में मेरे परिवर्तन नहीं हो सकते। हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन था, है और रहेगा। ये जैसे कि अगर हेनरी केवेंडिश का नाम कहां से भैया केवेंडिश की जगह कालू राम होता तो तुम्हें याद हो जाता, क्योंकि तुमने सुन रखा है। अब अगर जो नाम ही तुमने नहीं सुना हो, अब बार बार 3 बार तो लेवाइसियर पढ़ लिया, ये लेवाइसियर है क्या? ये एक अंग्रेज का नाम है, जैसे तुम पढ़ते हो ना कि भाई साहब है ना साइमन का मिशन आया था, एक भाई साहब ऐसे अंग्रेज आए थे नहीं आए थे, ये अंग्रेज ही है। अब अगर भारत वालों ने नहीं किया कुछ तो मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो वही पढ़ाऊंगा ना जो केमिस्ट्री में है। अब इनके नाम तो मैं नहीं बदल सकता। अभी तक तो मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि पिताजी है और इन्होंने क्या करा, मैंने तो केमिस्ट्री पढ़ानी भी शुरू नहीं करी आज, केमिस्ट्री तो कल से पढ़ानी शुरू करूंगा, ठीक है दोस्त याद रखिएगा। अब इन्होंने एक चीज और दी थी, किसने? एंटनी लेवाइसियर ने। इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, अभी के लिए बस इतना ही याद रखो, ठीक है, क्योंकि इसको मैं डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो अभी के लिए बता देता हूं कि होता क्या है। इनका कहना है कि किसी केमिकल रिएक्शन में, प्यारे दोस्त याद रखिएगा, न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ना, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न ही बना सकते हैं, एज इट इज इन्होंने एक नियम दिया था एंटनी लेवाइसियर ने कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, दोस्त याद रखिएगा।
ठीक है, तो ये नियम किसके द्वारा किया गया? द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? एंटनी लेवाइसियर ने। कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, ये भी एंटनी लेवाइसियर ने दिया। इनकी एक पत्नी थी, है ना, हो सकता है ज्यादा भी रही हो, लेकिन मुझे एक के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, उनका नाम क्या था? ये कुछ इस तरह की दिखती थी, है ना। ये जो लेवाइसियर साहब थे, ये उस समय 28 के हुआ करते थे, और उस समय इनकी ये जो पत्नी है, ये 13 साल की हुआ करती थी। मतलब वो 28 की और ये 13 के, है ना, वो 28 के और ये 13 की थी। मतलब डबल से ज्यादा उम्र थी उस आदमी की। तो 13 दूना 26 होता है। ठीक है, 13 दूना 26 होता है। बेटा इसे गुस्सा नहीं कहते हैं, इसको समझाने का तरीका कहते हैं। और इसको गुस्सा करो समझोगे तो गुस्सा क्या होता है? गुस्सा है गुरु जी, इच्छा हो गई गुरु जी है। अरे खेबड़िए, चलो तेरे को बड़ा पता चल रहा है वहां बैठे बैठे कि कौन क्या हो रहा है ना। इन्हें कहा जाता है मदर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान की माता। आधुनिक रसायन विज्ञान की माता। ठीक है, दोस्त याद रखना। तो आधुनिक मदर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्त नाम याद रखिएगा, मेरी, अरे मेरी नहीं थी, लेवाइसियर की थी। मेरी इनका नाम था, मेरी एनी पियरेट पॉल्स लेवाइसियर। के सर इतना नंबर तो याद होएगा ही नहीं, हमसे कभी पूछ लेंगे एग्जाम में। बस इतना आता है आपका, पोल्जे लेवाइसियर। क्या आता है? पॉल्जे लेवाइसियर। इतना याद रख लेना। क्या याद रख लेना? पॉल्जे। ठीक है, अक्सर जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कहीं जाते हो तो अक्सर लोग पीछे का नाम लेकर के सरनेम से बुलाना शुरू करते हैं। शर्मा जी इधर आइएगा, वर्मा जी इधर आइएगा, द्विवेदी जी इधर आइएगा। ठीक है, इस तरह से बुलाया जाता है। इसी तरह से इनके यहाँ भी ऐसा चलता है, इनमें जो पीछे के नाम होते हैं उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। तो बात दोस्त ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान की माता किसे कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? तो पॉल्जे लेवाइसियर को कहते हैं। कौन थी ये पॉल्जे लेवाइसियर? तो दोस्त याद रखना, ये थी कौन? लेवाइसियर की पत्नी, तो वाइफ ऑफ एंटोनी लेवाइसियर, है ना। तो ये कौन थी? वाइफ ऑफ एंटोनी लेवाइसियर। उनके साथ प्रयोगशाला में जाना, तो वो रिसर्च करते थे, उनको ये बुक के अंदर नोट डाउन करती थी। मतलब उनकी थीसिस एक तरह से किताबों में लिखने का काम कौन करती थी? तो दोस्त याद रखिएगा, वो पॉल्जे करती थी। हुआ ये था कि एक बार जब वर्ल्ड वॉर के बाद में जो लेंटरी लेवाइसियर थे, उनकी डेथ हो जाती है, तो वहां की जो गवर्नमेंट होती है ना, दूसरे देश का कब्जा था इनके शहर के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इनकी सारी लिखी हुई थीसिस को, इनकी संपत्ति को, किसकी? लेवाइसियर को, वो कंट्री सीज कर लेती है। जितनी थीसिस उन्होंने लिखी, जितनी बुक लिखी, सबको लेके जाती है और उनकी संपत्ति। ये बड़ा संघर्ष करती है उसके बाद में, और अपने वापिस से थीसिस को लिखती है और दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। जब ये घटना दुनिया को पहली बार पता चलती है कि यार इन्होंने ये सब देखा, इनके पति और इनके द्वारा कमाई गई संपत्ति को ले लिया गया, इनकी बुक सारी ले ली गई, तो ये वापस से थीसिस लिखती हैं, वापस से केमिस्ट्री के ऊपर किताबें लिखती हैं, जो इनके और इनके पति के द्वारा किए गए कार्य थे। इसलिए इन्हें आगे चल करके मदर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, लेकिन उन किताबों को, उन थीसिस को बचाने का काम, दुनिया के सामने लाने का काम किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दोस्त याद रखिएगा, मैंने मदर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। चलिए साथी, जब हम इतनी चीजें पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो बात रही होगी। ठीक है भाई, कुछ तो बात रही होगी, तो यूं ही तो कोई चीज नहीं हो जाती। अब देखो, मैं आपसे कहता हूं, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है वो किसकी बनी होती है, क्या बनी होती है? तो आज की क्लास यहीं पर, कल हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। पृथ्वी का संगठन क्या होता है, किसका क्या होता है, और कल का टॉपिक रहेगा पदार्थ। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। समय यही रहेगा आप सभी का। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको क्लास में याद करवाने की, लेकिन करी दोस्त, एक समस्या हमारे साथ ये है कि मैं नाम में परिवर्तन नहीं कर सकता। मान लीजिए कि अगर किसी का नाम रदरफोर्ड है तो आपको रदरफोर्ड याद रखना पड़ेगा। किसी तत्व का नाम हाइड्रोजन है तो आपको हाइड्रोजन याद रखना पड़ेगा, है ना। वो हिंदी और इंग्लिश में सेम नाम होते हैं, उनके नाम भारत में कोई दूसरे नहीं है। ठीक है, वही आपको कठिन लगते हैं, वो नाम अगर आपने याद कर लिए 2-4 बार लिख करके, तो इससे सरल चीजें कुछ नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।